हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और यह बात वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे हैं। आज की क्लास में पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ने की सीरीज़ में हम समायोजनाओं को देख रहे थे और उन समायोजनाओं में आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समायोजना पर बात करेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। लेकिन आहरण पर ब्याज जानने के पहले एक बार आप पुनः यह रिवीजन कर लें कि आहरण क्या होता है। पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया है कि आहरण का मतलब होता है कि व्यवसाय का स्वामी जब व्यवसाय में से अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ नकद राशि या कुछ माल निकाल लेता है तो उस नकद राशि को या उस माल के मूल्य को आहरण कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में ड्राइंग्स बोलते हैं। अब मालिक की अगर बात हो, स्वामी की बात हो, तो साझेदारी व्यवसाय में जितने साझेदार होते हैं वे सारे के सारे साझेदार व्यवसाय के स्वामी ही होते हैं। तो साझेदारों के द्वारा व्यवसाय से नकद निकालना या माल का निकालना आहरण कहलाएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि अगर साझेदारी फर्म पूंजी पर ब्याज देती है तो वो आहरण पर ब्याज अवश्य लेगी। लेकिन अगर आहरण पे ब्याज की बात की जाए तो आहरण पर जो ब्याज की राशि है ये तभी कैलकुलेट की जा सकती है जब साझेदारी संलेख में आहरण पर ब्याज के बारे में स्पष्ट उल्लेख हो। अदरवाइज साझेदारों के द्वारा आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लें कि आहरण क्या है और आहरण कहाँ से किया जा सकता है। तो पॉइंट्स में साझेदारों का आहरण, इसको अगर देखें अपने नोट्स में आप नोट करेंगे, सरल शब्दों में व्यक्तिगत कार्य हेतु व्यवसाय से रोकड़ अथवा माल निकालना ही आहरण है। ठीक, जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि व्यवसाय का स्वामी, तो यहाँ पे व्यवसाय का स्वामी क्या है, साझेदार है। अगर व्यवसाय से रोकड़ निकालता है या व्यवसाय का कोई माल निकालता है तो वो क्या कहलाएगा, आहरण कहलाएगा। आहरण लाभ में से अथवा पूंजी में से भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात है कि आहरण पूंजी में से, ठीक है, और दूसरा है लाभ में से, दोनों में से किया जा सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पूंजी में से करने का मतलब क्या है कि उसने व्यवसाय में जितनी पूंजी लगाई है और वो जितना आहरण कर रहा है वो आहरण क्या होगा, उसकी पूंजी में से घटा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सपोज दैट किसी पार्टनर ने 1 लाख रुपया व्यवसाय में लगाया और उस वर्ष उसने 10,000 रुपए का आहरण कर लिया, चाहे नकद के रूप में चाहे माल के रूप में। तो उस वर्ष के अंत में अगर देखा जाएगा तो उसकी पूंजी बचेगी 90,000, क्योंकि 1 लाख में से 10,000 उसने निकाल लिया तो 90,000 बची। ऐसी स्थिति कहलाती है पूंजी पर आहरण। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लाभ पर आहरण। इसका मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट यह है कि जैसे व्यवसाय चल रहा होता है तो व्यवसाय के चलने के दौरान एक अनुमान हो जाता है कि लगभग व्यवसाय को इतने रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी साझेदार को यह अनुमान है कि इस वर्ष साझेदारी व्यवसाय में हमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट होने का पूरा अनुमान है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, 10,000 रुपए तक उस फर्म से आहरण कर सकता है और अपना एक स्पष्ट उल्लेख दे देगा। ठीक है, एक नोट दे देगा कि मैंने आहरण जो किया वो लाभों में से किया है। मीन्स वर्ष के अंत में जब लाभों को कैलकुलेट किया जाए तो मेरे द्वारा आहरण किए गए अमाउंट को मेरे लाभों में से डिडक्ट कर दिया जाए, उसमें से घटा दिया जाए, निकाल लिया जाए। ठीक है, तो यह दूसरी स्थिति कहलाती है लाभों में से आहरण। तो आप समझ चुके होंगे कि आहरण की जो व्यवस्था है केवल साझेदारी व्यवसाय में, साझेदारी व्यवसाय में आहरण पर जो ब्याज लगता है तो उसमें आहरण पर ब्याज की राशि को या आहरण की राशि को, ठीक है ना, दोनों चीजों को मान सकते हैं। तो आहरण को या तो पूंजी में से घटाया जा सकता है या तो पूंजी या फिर होने वाले लाभों में से घटाया जा सकता है। ठीक है, लेखांकन वर्ष के अंत में आहरण की राशि साझेदारों के पूंजी खाते अथवा चालू खाते में हस्तांतरित की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ष भर आहरण कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्ष भर विभिन्न तिथियों पे क्या कर रहे हैं, आहरण करते जा रहे हैं। आहरण करने के बाद वर्ष के अंत में
ठीक है। जब हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं या फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो फाइनल अकाउंट तैयार करते समय क्या है कि आहरण की जो संपूर्ण राशि है, साझेदारों ने जितना आहरण किया है, आहरण की संपूर्ण राशि को साझेदारों के पूंजी खाते, देखिए हमने आपसे बताया था कि पूंजी खाता दो तरह से होगा, परिवर्तनशील और स्थिर। अगर स्थिर पूंजी खाता होता है तो वहां पे हमने आपको बताया था कि दो खाते बनते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है ना। जब फिक्स मेथड होती है तो फिक्स मेथड में एक हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, और दूसरा बनता है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो अगर फिक्स है, फिक्स की स्थिति है तो वहां पे आहरण की राशि को पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और अगर ये फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट है, वेरिएबल करंट अकाउंट है, तो ऐसी स्थिति में आहरण की राशि को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो वही चीज यहां बता रहा है कि लेखांकन वर्ष के अंत में साझेदारों के पूंजी खाते का जो शेष होता है, आहरण की जो राशि होती है, उसे साझेदारों के पूंजी खाते में अथवा चालू खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ये तो रही बातें साझेदारों के आहरण के बारे में। अब आहरण करते समय जर्नल प्रविष्टियां क्या की जाती हैं, ठीक है। तो हमने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, लाभों में से आहरण और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया, पूंजी में से आहरण। तो अगर लाभों में से आहरण की बात होती है तो वहां पे जो जर्नल एंट्री की जाएगी, पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक परचेजेस अकाउंट। यहां पे भी समझ लिए कैश वो नकद निकाल लेता है तो कैश, बैंक से अगर पैसा निकालता है तो टू बैंक होगा, या फिर अगर वो माल निकाल लेता है तो साझेदारी व्यवसाय में जो भी माल आया हुआ है वो माल कहां से आता है, खरीद के आता है। तो खरीदने पे हम क्या एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। वहां पे परचेज मींस वो माल परचेज अकाउंट में पड़ा हुआ है, और उस परचेज अकाउंट से जब हम माल को निकालते हैं तो वहां पे हम टू परचेज अकाउंट करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि पूंजी में से आहरण। अब पूंजी में से आहरण करते समय क्या करेंगे, वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। अब ड्राइंग्स में चाहे वो कैश निकाला हो, बैंक निकाला हो या माल निकाला हो, ड्राइंग्स को ड्राइंग्स मान लिया जाएगा और इसको उसकी पूंजी में से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा और क्या लिखा जाएगा, पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। तो ये दो जर्नल प्रविष्टियां हुई ड्राइंग्स करने पर, साझेदारों के आहरण करने पर, ठीक है। अब दोनों मेथड्स पे, अगर लाभों में से आहरण करता है तो क्या जर्नल एंट्री होगी, और अगर पूंजी में से आहरण करता है तो क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है साझेदारों के आहरण पर ब्याज, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, कि साझेदारों के आहरण पर ब्याज। अब देखते हैं आहरण पर ब्याज केवल तभी वसूल किया जा सकता है जब साझेदारी संलेख में इसका स्पष्ट उल्लेख हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे चर्चा किया कि आहरण पर ब्याज तभी लगाया जा सकता है जब साझेदारी संलेख में इसका स्पष्ट उल्लेख हो तो। अदरवाइज अगर साझेदारी संलेख का अभाव है या साझेदारी अधिनियम 1932 का साझेदारी संलेख अपने आप लागू हो रहा है तो वहां पे आपको जो 6 नियम बताए गए थे, उन 6 नियमों में बताया गया था, क्या बताया गया था कि किसी भी साझेदार को न तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और न ही उससे आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। दोनों बातें बताई गई थी। साथ साथ क्या बताया गया था, लाभ हानि का अनुपात समान होगा। किसी साझेदार ने अगर ऋण दिया है तो ऋण पर 6% ब्याज दिया जाएगा। किसी को वेतन, बोनस, कमीशन जैसी पारिश्रमिक के रूप में कुछ भी अलग से नहीं दिया जाएगा। तो ये बातें वहां पर बताई गई थी। उसी नियम के अनुसार यहाँ पे आहरण पर ब्याज केवल तभी दिया जा सकता है जब साझेदारी संलेख में इसका स्पष्ट उल्लेख हो, अदरवाइज आहरण पर ब्याज नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है जहां एक और आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय है। यहां देखने की बात है कि साझेदारी व्यवसाय जब आहरण पर ब्याज लगाती है, आहरण मतलब जो व्यवसाय का साझेदार है वो आहरण करेगा। आहरण करने के बाद जब साझेदारी फर्म उस पर ब्याज लगाएगी तो ब्याज की राशि साझेदार के द्वारा फर्म को प्रदान की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो आहरण पर ब्याज की राशि है वो क्या है, फर्म के लिए आय है, एक इनकम है, ठीक है। और अगर इनकम है तो इसीलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम ले जाते हैं, ठीक है। मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी जब हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाएंगे तो वहां पे भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। वहां पर इसको ध्यान रख लीजिए अभी से ही कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि यह बिजनेस के लिए क्या है, एक या साझेदारी फर्म के लिए क्या है, एक आय है, ठीक है। दूसरी ओर यह
साझेदारों के लिए हानि है। ठीक है, साझेदार को चूंकि भुगतान करना पड़ता है, उसने जो ड्राइंग्स किया है उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भुगतान करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, और पे करना पड़ता है तो उसके लिए क्या है, ये हानि है। और अगर हानि है तो इसे साझेदारों के पूंजी खाते अथवा चालू खाते में डेबिट किया जाता है। फिर वही बात आ गई, पूंजी खाते मतलब अगर हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स है, फिक्स मेथड पे है, तो वहां पे दो बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेंगे। तो वहां पर फिक्स की स्थिति में या तो पूंजी खाते में या फिर चालू खाते में इसको क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, और अगर फ्लोटिंग है तो वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, उसमें हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो दोनों स्थितियां हैं कि एक तो आहरण पर जो ब्याज की राशि है वो साझेदार के लिए आय है, इसलिए फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाती है, और दूसरा साझेदार के लिए हानि है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाती है। तो एक पॉइंट ये भी आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि साझेदारों के आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करेंगे। ठीक है, अब ब्याज की गणना करने के लिए मोस्टली दो विधियां हैं। ठीक है ना, अधिकतम क्या है, दो विधियां अपनाई जाती हैं, और इन विधियों को फिर थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करेंगे किस आधार पर, टाइम के आधार पर। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखते हैं कि दो विधियों में पहली विधि है सरल विधि और दूसरी है गुणनफल विधि। और सरल विधि के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक आहरण पर अलग अलग ब्याज की गणना की जाती है और सभी परिणामों को जोड़कर वर्ष के संपूर्ण आहरण पर ब्याज की राशि प्राप्त की जाती है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। समझने में सपोज दैट कोई एक पार्टनर है और उसने क्या किया कि उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, कभी वो 1 तारीख को ड्राइंग्स कर लेता है, कभी फिर वो 15 तारीख को ड्राइंग्स करता है, कभी वो 25 को ड्राइंग्स कर लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उसकी जो टाइमिंग है वो कहीं फिक्स नहीं है, वर्ष में जब उसका मन करता है, जब उसको आवश्यकता होती तब वो फर्म्स क्या कर लेता है, ड्राइंग्स कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा हमें कि हम देखेंगे कि उसने ड्राइंग्स कब किया, तो ड्राइंग्स की वो डेट हम पता कर लेते हैं। ठीक है, ड्राइंग्स की डेट पता कर लेते हैं, और फिर हमारी जो लास्ट डेट होगी, जो फाइनल अकाउंट बनाने की हमारी लास्ट डेट होती है, फाइनल अकाउंट की जो डेट मींस अगर आप फाइनेंशियल ईयर पे काम करते हैं तो मार्च 31। ठीक है, तो जिस डेट को उसने ड्राइंग्स किया, ड्राइंग्स की डेट, यहां क्या लिखेंगे हम, ड्राइंग्स डेट और लास्ट फाइनल अकाउंट डेट। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में जो टाइमिंग है, सपोज दैट उसने जो पहली बार ड्राइंग्स किया है उसमें 5 महीने आ रहे हैं, दूसरी बार जो ड्राइंग्स किया है उसमें 4 महीने आ रहे हैं, तीसरी बार ड्राइंग्स करने पे 3.5 महीने आ रहे हैं, चौथी बार वाले में 4.5 महीने आ रहे हैं ना। इस तरह से कोई भी एक टाइमिंग उसमें आती जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ड्राइंग्स का अमाउंट, ठीक है, फिर टाइम, कितने टाइम के लिए उसने ड्राइंग्स किया है, मींस पहली जो ड्राइंग्स किया है लास्ट डेट तक कितना टाइम वो कंज्यूम कर रहा है, दूसरी ड्राइंग्स लास्ट डेट तक कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, हम इस तरह का टाइम पहले पता करेंगे। ठीक है, और टाइम पता करने के बाद हम इस सूत्र से उस ड्राइंग्स के अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। सूत्र क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट विथड्रॉन। ठीक है, विथड्रॉन का मतलब क्या होता है, आहरण, विथड्रॉन मतलब निकालना, जैसे हम बैंक से अमाउंट विड्रॉल करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट विड्रॉन मतलब निकाली गई राशि इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ठीक है, जो ब्याज की दर पहले से निर्धारित होगी बटे 100 कर देते हैं, और इनटू टाइम। अब टाइम के बारे में देखें, आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, आप मंथली कैलकुलेट करते हैं या डे बाई डे कैलकुलेट करते हैं। भाई अगर मंथली कैलकुलेट करते हैं तो एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, और अगर आप डेज पे कैलकुलेट करते हैं तो एक साल में 365 दिन होते हैं। तो टाइम अगर आपने मंथ में कैलकुलेट किया तो इनटू आप करोगे मंथ अपॉन 12, मतलब अगर 6 महीने हैं तो 6 अपॉन 12 करोगे, 4 महीने हैं तो 4 अपॉन 12 करोगे। अगर आप डेज में कैलकुलेट करते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डेज निकाल लेंगे, दिन निकाल लेंगे। तो दिनों में क्या करेंगे, डेज अपॉन 365 ना 365 करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मान लीजिए उसने 40 दिन का आहरण किया है तो 40/365। इस सूत्र को हम इस सूत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, अलग अलग ड्राइंग्स की अलग अलग जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मींस जिस तिथि को उन्होंने ब्याज किया है, जिस तिथि को उन्होंने आहरण किया है, उस तिथि से लेकर अंतिम तिथि तक उस आहरण पर कितना ब्याज होगा, ऐसे ही अलग अलग हम सारे ब्याज को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर जितना ब्याज का अमाउंट आया, सारे ब्याज के
अमाउंट को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, वही वर्ष के अंत में हमारा आहरण पर ब्याज हो जाएगा। अभी इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। दूसरी विधि है आपकी गुणनफल विधि, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या करना होता है, इस विधि में सर्वप्रथम आहरण की तिथि से लेखांकन वर्ष की समाप्ति तक अवधि दिन में या माह में ज्ञात किया जाता है। जैसा आपने यहाँ पे किया था, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जिस डेट को इन्होंने ड्राइंग्स किया है उस डेट से ईयर एंड, वर्ष के अंतिम दिन तक की एक टाइम हम निकाल लेते हैं। वो टाइम चाहे मंथ में हो चाहे वो डेज में निकाल लेते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन होता है कि उसके बाद आहरण की राशि से गुणा कर देते हैं। जो टाइम आया है इस टाइम को हम अमाउंट से, मीन्स ड्राइंग्स अमाउंट से इस टाइम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो एक हमें गुणनफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो जितनी ड्राइंग्स उतनी डेट और उतने प्रोडक्ट, मीन्स ड्राइंग्स को जितने टाइम के लिए उन्होंने ड्राइंग्स किया है वो टाइम मीन्स अमाउंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। हर ड्राइंग्स का अलग अलग हमको प्रोडक्ट मिलेगा। लास्ट में क्या करेंगे, हम सारे प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, योग निकाल लेते हैं, गुणनफल का कुल योग ज्ञात कर ले। जितने प्रोडक्ट्स आए हैं सारे प्रोडक्ट्स को हम क्या कर लेते हैं, उसका जोड़ लेते हैं। उसको जोड़ने के बाद और अंत में निम्न सूत्र से माह या दिन के अनुसार ब्याज की गणना कर लेते हैं। अब सूत्र क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू टाइम। अब टाइम के बारे में यहां से ध्यान देने की आवश्यकता, चूंकि आपने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है तो जो टाइम है आपने उस टाइम को एक्सपेंड कर लिया है, मीन्स टोटल टाइम को आपने वहां पे उसमें मेंशन कर लिया है। अब जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अगर मंथ्स के हिसाब है तो 1 मंथ का निकालेंगे, और अगर डेज के हिसाब से तो एक दिन का निकालेंगे। तो वहाँ पे अगर टाइम है तो टाइम में प्रोडक्ट मेथड में ध्यान रखना है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। टाइम अगर मंथली हमने कैलकुलेट किया है तो 1/12 करना है, और अगर हमने डेज बाई डेज कैलकुलेट किया है तो जितने दिन हैं तो यहाँ पे 1/365 डेज करने होंगे। ठीक है, तो ये 2 विधियाँ हैं, और ये 2 विधियां तब लगेंगी जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि निकाली जाए। मींस अमाउंट भी फिक्स ना हो, कभी अमाउंट ज़्यादा हो जाए कभी अमाउंट कम हो जाए, मींस अमाउंट भी डिफरेंट हो और डेट भी क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, एक फिक्स डेट ना हो कि वर्ष के प्रारंभ में या वर्ष के अंत में या वर्ष के मध्य में, ऐसी कोई डेट भी फिक्स ना हो और ड्राइंग्स का अमाउंट भी फिक्स ना हो। तो ऐसी स्थिति में हम इन 2 विधियों के द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन विधियों को हम कैसे किसी एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए अब इस दोनों विधियों को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने ले रखा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5% है, 7.5% ईयरली, वार्षिक है। डेट क्या है, ड्राइंग्स की डेट आपके पास है फरवरी 1 को 4000, मई 1 को 10,000, जून 30 को 4000, अक्टूबर 31 को 12,000 और दिसंबर 31 को 4,000। इस तरह से अलग अलग तिथियों पर इन्होंने अलग अलग आहरण किया है। ठीक है, अब इस आहरण में हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले क्या, सिंपल मेथड अप्लाई करते हैं। सिंपल मेथड में क्या होगा कि हमने आपसे बताया था कि यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हर ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखते हैं, हम अपना यहाँ पे इसको मान लेते हैं कैलेंडर ईयर मानते हैं। तुम्हारे दिसंबर 31 को क्या होगी, क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग हमारी कब होगी, दिसंबर 31 को क्लोजिंग। देखिए हमारे पास 2 ईयर है, कैलेंडर ईयर है और फाइनेंशियल ईयर है। कैलेंडर ईयर जो हमारा स्टार्ट होगा जनवरी 1 से स्टार्ट होकर दिसंबर 31 को क्लोज हो जाएगा, और आपका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो अप्रैल 1 से स्टार्ट होकर मार्च 31 को क्लोज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, कैलेंडर ईयर को यूज किया है। कैलेंडर ईयर में उन्होंने फरवरी 1 को अगर ड्राइंग किया है तो फरवरी 1 को ड्राइंग करने के कारण जो टाइम हो जाएगी दिसंबर 31 तक, वो कितना टाइम हो जाएगा, मंथ में अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 मंथ हो जाएगा। ठीक है, टाइम को हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, मंथ में कैलकुलेट कर ले रहे हैं। दूसरा मई 1 है ना, मई 1 से लेकर दिसंबर 31 तक की कितनी टाइमिंग हो जाएगी, आप कैलकुलेट करें। मई से लेकर दिसंबर 31 तक जो टाइमिंग होगी वो हो जाएगी 8 महीने। कितने महीने हो जाएंगे, 8 महीने। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 8 महीने हो जाते हैं मई से दिसंबर 31 तक। फिर दूसरा ड्राइंग इन्होंने किया जून 30 को। ठीक है ना, तो जून तो 30 जून छोड़ ही दीजिए।
ठीक है, हो जाएगा हमारे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, जुलाई से 6 महीने। फिर यहाँ अक्टूबर को किया इन्होंने, अक्टूबर 31 को किया तो अक्टूबर खत्म हो गया। नवंबर और दिसंबर कितने महीने हो जाएंगे? 2 महीने हो जाएंगे। और दिसंबर 31 को इन्होंने जो ड्राइंग्स कर रखी है, दिसंबर 31 को ड्राइंग करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं आ रही है, ईयर एंड में ही लास्ट डेट को इन्होंने ड्राइंग्स कर रखी है। अब यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला था, उस फार्मूला के अनुसार हम क्या करते हैं, अलग अलग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या कैलकुलेट कर लेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब देखते हैं फार्मूला हमारा क्या था। हाँ, इसके हम इंटरेस्ट को अगर कैलकुलेट करते हैं तो आप देखें अमाउंट हो जाएगा सूत्र के अनुसार 4000 गुणे ये 7 सही 1/2 को इसको हम लिख सकते हैं 15/2 और गुणे 100, क्योंकि 15/100 होता है ना, तो 15/2 गुणे 100 गुणे टाइमिंग क्या है 11/12। ठीक है ना, क्योंकि हम मंथ में कैलकुलेट कर लेते हैं तो एक साल में 12 महीने होते हैं। अब हम 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 से इसमें भाग दे देंगे तो 2 दूना 4 20 आ जाएगा, 15 दूना 30, 300 गुणे 11/12 कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूना 24, 36, 12 पंचे 60, 25। ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 पचे 55, 11 दूना 22, 22 5 27, 275 रुपया। यहाँ पे जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 275 रुपया आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाले का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका 10,000 अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 15/200 कर देते हैं। और टाइमिंग यहाँ पे कितनी हो रही है? 8 महीने हो रही है। ठीक है ना, 8/12 कर देंगे तो 2 0 से 2 0 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे सॉरी ये 10,000 ना हो गए, हाँ ठीक है 10,000 ये, तो 200 से यहाँ भाग दे देंगे, जब 2 से भाग दे देंगे 2 पंचे 10, यहाँ पे आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है ना, 15 पचे 75, 750 गुणे 8/12 तो 12 छंग 72। इसको और काट देते हैं तो हो जाएगा आपका 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 0, 250 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा? 500 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी? ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ऐसे ही जब इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? हमने कैलकुलेट करके रख रखा है 150, इसका अमाउंट आ जाएगा 150। और सेकेंड अक्टूबर 31 वाले का जो आ जाएगा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 150। और यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये लास्ट डेट में है। अब सारे इंटरेस्ट को क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं। 5 हो जाएगा, 7 5 12 5 17, 2 1 3 5 3 8 2 10। कितना अमाउंट आ गया? 1075 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आया, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट मेथड में हो जाएगा 1075। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिंपल मेथड में क्या करते हैं, जो भी हमारा अमाउंट आया है उसके लिए हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं ईयर एंड पे, और उसके बाद जो फार्मूला है हमारा कि ड्राइंग्स अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ठीक है ना, इनटू टाइम यहाँ पे हमने किस में कैलकुलेट किया? मंथ में। और इस तरह से हम अलग अलग इन ड्राइंग्स का अलग अलग डेट पे हमने क्या कर लिया, अलग अलग इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लिया और उसको हमने टोटल कर लिया, तो हमको प्राप्त हो गया क्या? पूरे वर्ष भर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकेंड मेथड को अप्लाई करके देखते हैं कि सेकेंड मेथड में हम किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सेकेंड मेथड कैलकुलेट करने के लिए आइए देखते हैं। इसमें एक काम करना पड़ेगा हमको, ये गुणनफल विधि है, सेकेंड मेथड में अपनाने चल रहे हैं। तो गुणनफल विधि में क्या करेंगे हम, टाइम तो हमारे पास वही है कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे हम एक दूसरी चीज कैलकुलेट कर लेते हैं और उसका नाम रखेंगे क्या? प्रोडक्ट। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि वहां पे क्या है, इंटरेस्ट का जो ड्राइंग्स का जो अमाउंट है टाइम से मल्टीप्लाई करके हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो कितना प्रोडक्ट आ जाएगा? 44,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 80,000 आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 चौक 24, 24,000 आपका प्रोडक्ट आएगा।
12 दूना 24,000 रुपया प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रोडक्ट की बात अगर करें तो किसी भी चीज़ में जब हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने ड्राइंग्स का जो प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, इस प्रोडक्ट का हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 4 4 8 4 12 4 1 5 8 5 13 2 15 2 17, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका कितना आ गया, 1,72,000 रुपये आपका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमने क्या लिखा था आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ठीक है। और टाइमिंग में हमने बताया था अगर मंथ में है तो 1/12 और अगर वो डेज में है तो 1/365। तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्ट हमारे पास आ गया कितना, 1,72,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको चेंज करेंगे तो 15/2 और गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होता है। और टाइमिंग में हम कैलकुलेट कर लेंगे 1/12, क्योंकि हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, मंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं। मंथ की स्पेलिंग गलत लिखी है, उसको सही कर लेते हैं, MONTH, ठीक है। अब इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो अमाउंट आएगा वो देखते हैं क्या होता है। 2 से इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2 8 16 1 17 2 6 12 0, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, फिर हो जाएगा इसको 3 से काट के दे देते हैं तो हमारा हो जाएगा 3 5 15 और 3 4 12, ठीक है। 4 से भाग दे के देख लेते हैं तो ये अमाउंट हो जाएगा 4 दूना 8 4 एकम 4 2 6 4 पंचे 20, तो 215 गुणे 5 5 पचे 25 5 एकम 5 2 7 और 5 दूना 10, कितना अमाउंट आ गया, 1,075 रुपया। देखिए 1,075 सिंपल मेथड से भी आया था और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मेथड से भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ गया, 1,075 रुपया। मीन्स दोनों विधियों से हमारे रिजल्ट क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए 2 विधियां हैं, सिंपल मेथड है और प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है। आप स्वतंत्र हैं, सिंपल मेथड अपनाएंगे या प्रोडक्ट मेथड अपनाएंगे। अगर क्वेश्चन में जिस मेथड को अपनाने के लिए बोला गया है आप उस मेथड को अपनाएंगे, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि इन दोनों विधियों को हम अप्लाई कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये जानने की आवश्यकता है। जब ड्राइंग्स का अमाउंट डिफरेंट हो और डिफरेंट डेट पर हो, उसमें कोई सीरियल नहीं हो, ऐसी स्थिति में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को इस मेथड से अपनाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वीडियो जिसमें आपको इसे कैलकुलेट करना बताया गया और ड्राइंग्स के बारे में बताया गया समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बारे में आप कितना संतुष्ट हो सके हैं इस क्वेश्चन में और इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पढ़ने में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके सेकेंड पार्ट में हम बताएंगे कि डिफरेंट डेट पे जब हम डिफरेंट फिक्स डेट पे जब हम ड्राइंग्स करते हैं तो वहां पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। धन्यवाद।